पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज के सेशन में आप क्या क्या सीखने वाले हैं और ये सेशन आपके लिए इतना अमेजिंग क्यों होने वाला है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मोबाइल आप यूज करते हैं वो कैसे काम करता है, सिग्नल को कैसे रिसीव करता है और डेटा को किस फॉर्मेट में ट्रांसफर करता है, या फिर मैं आपसे ये पूछूं कंप्यूटर जो आप अलग अलग वर्क के लिए यूज करते हैं वो कैसे काम करता है, या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि ASCII वैल्यू का मतलब क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस के साथ इसका क्या कनेक्शन है, इसके बगैर कोई इनपुट डिवाइस प्रॉपर काम नहीं कर सकता, तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आज के सेशन में आप समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कंप्यूटर्स में पेरिफेरल का क्या मतलब होता है। अब आपको स्क्रीन देख करके पता चल गया होगा कि पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है। पेरिफेरल्स डिवाइसेज होते हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर के कंप्यूटर की यूजेबिलिटीज को बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। 6 पेरिफेरल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बगैर कंप्यूटर्स उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। जैसे इनपुट डिवाइस के तौर पे माउस और कीबोर्ड को यूज किया जाता है, ये कंप्यूटर्स के पेरिफेरल होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। आउटपुट डिवाइस के तौर पे मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं जिसमें आउटपुट आपको दिखता है। एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं जिसपे आप काम करते हैं। अगर मैं ऑफिस पैकेज की बात करूं तो इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं और आप उस पर काम करते हैं। यूजर जब कीबोर्ड या माउस से एप्लीकेशंस के लिए रिक्वेस्ट देता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स उस रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग यूनिट में भेजता है और प्रोसेसिंग यूनिट में वो प्रोसेस होकर के आउटपुट डिवाइस पे आता है जो वर्चुअल डेटा को शो करता है। और इसे अगर फिजिकल हमें चाहिए तो उसके लिए हम प्रिंटर्स यूज करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के पेरिफेरल्स कहलाते हैं। अब आप अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सारे पेरिफेरल्स कनेक्टेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब इसे समझाने के लिए हम आपको अगली स्लाइड्स पे लेकर के चलते हैं। एक सीधा सवाल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है। तो यह मोबाइल तथा कंप्यूटर पर इंस्टॉल होने वाला पहला सॉफ्टवेयर है जो इसके मेमोरी और प्रोसेस को मैनेज करता है और इसके साथ साथ इस पर इंस्टॉल होने वाले दूसरे सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर को मैनेज करता है। और इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम एक ग्राफिक्स का यूज करते हैं। जब कोई यूजर किसी एप्लीकेशंस के लिए रिक्वेस्ट देता है तो एप्लीकेशंस में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं उस कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंटीमेट करता है, इंफॉर्म करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स उस रिलेटेड हार्डवेयर को फाइंड करके उसे एक्टिवेट करता है और एक्टिव करके वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन को देता है। एप्लीकेशन प्रोसेस करता है और प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है वो यूजर तक चला जाता है। इस तरह से अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रोल को समझना चाहें तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कैसे काम करता है। इसके लिए मैं आपको डेस्कटॉप पे लेकर के चलता हूं। अब हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके कमांड को कैसे लेता है और एप्लीकेशंस के साथ उसको कैसे कम्युनिकेट करता है। इनपुट डिवाइसेस के तौर पे 2 इनपुट पेरिफेरल्स हमारे पास होते हैं, माउस और कीबोर्ड होते हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे अगर देखें तो आपको यहां एक विंडो बटन दिखेगा, इसे स्टार्ट बटन भी कहते हैं। और चाहे आपके सिस्टम्स पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये स्टार्ट बटन और विंडो बटन अवेलेबल होते हैं। तो माउस के साथ अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन आपके लिए ओपन हो जाता है जो सिस्टम रजिस्ट्री एरिया कहलाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है और आप किसी भी वर्जन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ये पार्ट आपको सारे वर्जन्स में अवेलेबल है। यहाँ अगर मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं तो ये रजिस्ट्री एरिया के अंदर वो सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट होती है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं और जिस एरिया में इंस्टॉल होते हैं वो आपका रजिस्ट्री एरिया कहलाता है। अगर इस एप्लीकेशंस के कमांड को कैंसिल करना है तो आप माउस के बटन को इस एप्लीकेशन से बाहर ला करके डेस्कटॉप पे अगर आप क्लिक कर दें तो देखेंगे कि ये कमांड कैंसिल हो चुका है। ये कमांड आप कीबोर्ड से भी दे सकते हैं और मैं कीबोर्ड से करके आपको एक बार दिखाता हूं। कीबोर्ड पे अगर आप बॉटम में देखें तो यही विंडो बटन आपको दिखेगा।
अगर आप विंडो बटन पे क्लिक करें, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि उसी तरह का एप्लीकेशन यहां ओपन हो गया है। और अगर मैं एक कमांड कैंसिल करना चाहता हूं तो उसके लिए कीबोर्ड के टॉप में राइट कॉर्नर पे आप एस्केप बटन आपको मिलेगा। अगर एस्केप बटन पे आप क्लिक करें तो ये कमांड कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं अभी क्लिक करके आपको दिखाता हूं, देखिए ये कमांड कैंसिल हो गया है। ये क्लियर हो चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। मार्केट में बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 80% से अबव सिस्टम्स पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वहां यूज किया जाता है जहां वायरस की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है। तो जहां नेटवर्किंग का काम किया जाता है वहां लाइनेक्स का ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही यूजफुल और कारगर है, तो मोस्टली वहां यूज किया जाता है। एप्पल ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है मैक, तो एप्पल के सारे सिस्टम्स के ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं उसमें मोस्टली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। कई सारे मोबाइल पे विंडोज भी है, लेकिन मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो एंड्रॉयड है। और इसी तरह से क्रोम ने भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, और ISO भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनी ने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप किए हैं। जो मोस्टली यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें से विंडोज और एंड्रॉयड है। विंडोज बेसिकली लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूज किया जाता है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोबाइल के ऊपर यूज किया जाता है। तो आई होप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, पेरीफेरल भी आप समझ चुके हैं। अब हम आगे के पॉइंट्स में आपको समझाते हैं कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है। अगर मैं इस सवाल को कुछ ऐसे पूछूं कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो आपका आंसर होगा नंबर सिस्टम्स के बेस पर काम करता है। अब ये नंबर सिस्टम क्या होता है और कितने तरह का होता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स पे कैसे काम करता है, क्योंकि कीबोर्ड से हम कमांड देते हैं और कीबोर्ड के ऊपर कई अलग अलग तरह के सिंबल्स, वेरिएबल्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स अवेलेबल हैं। तो अगर मुझे हैश चाहिए या @ चाहिए या डॉलर सिंबल चाहिए, तो हम डॉलर प्रेस करते हैं, हैश प्रेस करते हैं। तो इसमें नंबर तो हम कहीं प्रेस करते नहीं, तो फिर कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स पे कैसे काम करता है? तो इन सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नंबर सिस्टम्स 4 तरह के होते हैं जिस पर कंप्यूटर काम करता है। पहला नंबर सिस्टम्स बाइनरी है। बाइनरी में 2 वैल्यूज यूज किए जाते हैं, 0 से लेकर के 1 तक, और ये इसके रेंज कहलाते हैं। अगर हम काउंट करें कि 0 और 1, तो ये 2 नंबर्स में आता है, और यही 2 जो आप यहां देख रहे हैं इसकी बेस वैल्यू कहलाती है। तो 2 चीजें आपको इसमें समझना है कि हर नंबर सिस्टम्स का एक रेंज होता है, और उस रेंज के बेस पर उसका बेस वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये नंबर्स किस फॉर्मेट में है। यानी कि जो बेस वैल्यू है 2, इसके बेस पर जो डेटा हम यहां प्रोवाइड करेंगे वो बाइनरी के अंदर आएगा। इसी फॉर्मेट में CPU कमांड एक्सेप्ट करता है, और आपका मोबाइल भी इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करता है तथा सिग्नल को रिसीव करता है। अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मोबाइल जो है बाइनरी के इसी फॉर्मेट पे काम करता है। अगर उसको कोई सिग्नल रिसीव करना हो या डेटा को ट्रांसफर करना हो तो वही फॉर्मेट यूज करता है। CPU भी बाइनरी फॉर्मेट ही यूज करता है कमांड को रिसीव करने के लिए। तो ये बाइनरी कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। नंबर सिस्टम्स का दूसरा फॉर्मेट देखते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम है। और डेसिमल नंबर सिस्टम्स का जो रेंज है वो 0 से लेकर के 9 तक होता है। अगर आप इसको काउंट करें 0 से 9 तक, तो इसकी वैल्यू 10 आएगी, और ये 10 इसकी बेस वैल्यू कहलाती है। अपनी स्कूल लाइफ से लेकर के आज के डेली लाइफ में जो भी नंबर्स आप यूज करते हैं वो इसी फॉर्मेट में यूज करते हैं। अगर आप पहले से इस बात को जानते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आज आप इस बात को समझ जाइए कि अभी तक आप जो भी नंबर्स यूज करते हैं वो डेसिमल फॉर्मेट में ही यूज करते हैं। इसका अगला फॉर्मेट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है। ऑक्टल में इसका रेंज 0 से लेकर के 7 तक होता है, और इसकी बेस वैल्यू 8 होती है। अगर आप इसके 0 से लेकर के 7 तक के रेंज को काउंट करें तो इसकी काउंट 8 आती है, और यही ऑक्टल का बेस वैल्यू कहलाता है। हेक्साडेसिमल में ये रेंज 0 से लेकर के 15 तक होता है, और इस वजह से इसकी बेस वैल्यू 16 होती है, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक
तो नॉर्मल रहता है जैसे आप लिखते हैं, लेकिन 10 अगर आप लिखते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में तो 10 के जगह पे अल्फाबेट का ए यूज किया जाता है, 11 के जगह पे बी यूज किया जाता है, 12 के जगह पे सी, 13 के जगह पे डी, 14 के जगह पे ई एंड 15 के जगह पे प्लेस ऑफ 15 एफ यूज किया जाता है। इस तरह से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सांख्यिकीय कैलकुलेशंस तथा साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। बड़े कैलकुलेशन जहां करने हो वहां आपका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल यूज किया जाता है। हम आपको एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं जिसके बगैर कोई भी इनपुट डिवाइस काम नहीं करेगा, और वो कंसेप्ट है आस्की वैल्यू का। अब आप कहेंगे कि एक अजीब सा टर्म है आस्की वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है? तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, और जब आपको इसका मतलब समझ में आएगा तो आप कहेंगे कि रियली ये एक अमेजिंग कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी इनपुट डिवाइस काम नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर कहां बनाया गया, यूएस के अंदर बनाया गया। यूएस में एक जगह है न्यू जर्सी, और उसमें एक लेबोरेटरी है जो बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, बेल लेबोरेटरी। उसी के अंदर कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया। अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि लेबोरेटरी में और फैक्ट्री में यानी कि कंपनी में क्या अंतर होता है, तो ऑब्वियसली आप ये बात बताएंगे कि भाई फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है और लेबोरेटरी के अंदर इन्वेंशन होता है। मोस्टली इन्वेंशंस जो है वो बेल लेबोरेटरी के अंदर ही हुआ। यूएस के अंदर न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, बेल लेबोरेटरी। अगर आप उसको सर्च करके देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी लेबोरेटरी है, क्योंकि वहां जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस उसी लेबोरेटरी के अंदर इन्वेंट किए गए थे। जब कंप्यूटर बन रहा था तो वहां कमांड देने की जब बात आई कि कंप्यूटर्स को कमांड किस पेरिफेरल्स, तो वहां जब कमांड देने की बात आई उसके लिए कीबोर्ड और माउस को इनपुट डिवाइस के तौर पे प्रिपेयर किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि कमांड को सीपीयू तक पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि कीबोर्ड्स के ऊपर तो कई सारे सिंबल्स होते हैं जिसमें हैश सिंबल, @ डॉलर, %, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। इन सारे सिंबॉलिक वैल्यूज को प्रोसेसर तक कैसे लेकर के जाया जाए, तो उसके लिए एक तरीका फाइंड किया गया आस्की वैल्यू का, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें डिसाइड किया गया कि सारे सिंबल के बदले न्यूमेरिक वैल्यूज को यूज किया जाएगा, और न्यूमेरिक वैल्यूज कुछ इस तरह से होंगे। जैसे अगर हम अपर केस में ए यूज करते हैं तो उसके लिए 65 न्यूमेरिक वैल्यूज के तौर पे यूज किया गया। अगर आप बी प्रेस करते हैं अपर केस में तो उसके लिए 66 है। अगर आप सी प्रेस करते हैं तो उसके लिए 67 है, और इस तरह से ए टू जेड यानी कि जेड की वैल्यू 90 तक आती है। ये रेंज एक एक करके बढ़ता जाएगा, और 65 से लेकर के 90 तक के रेंज में अपर केस का ये सीरीज पूरा होगा, जिसमें ए से लेकर के जेड तक की वैल्यूज इंक्लूडेड है। लेकिन वहीं अगर आप लोअर केस में ए प्रेस करते हैं तो उसके लिए आस्की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो 97 से शुरू होगा। बी के लिए 98 है, सी के लिए 99 है, और इसी तरह से वैल्यूज जो है वो चेंज होता जाएगा। और स्मॉल जेड के लिए 122 यानी कि 122 यूज किया जाता है। अब हम आपको एक कंप्लीट रेंज दिखाते हैं आस्की वैल्यू का, जिसमें 0 से लेकर के 255 तक की वैल्यूज को यूज किया जाता है। कीबोर्ड्स तो आपने बहुत बार यूज भी किया होगा, देखा भी होगा, लेकिन आई होप बहुत कम लोग, आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि कीबोर्ड्स पे टोटल कितने कीज होते हैं। कीबोर्ड पे जनरली 104 यानी कि 104 कीज होते हैं। मल्टीमीडिया में थोड़ा सा की बढ़ जाता है। अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशंस के लिए कीबोर्ड अलग अलग तरह से डिजाइन किया जाता है, लेकिन जनरली जो कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड आता है या यूज किया जाता है उसमें 104 कीज ही होते हैं। किस रेंज में कौन से वैल्यूज आते हैं उसके लिए हमने एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको यहां दे दिया है, जिसमें आप देखेंगे कि अपर केस की ए से लेकर के जेड तक की जो वैल्यू है उसका रेंज 65 से लेकर के 90 तक होता है। यही रेंज हमने यहां डिफाइन किया है कि ये अपर केस का रेंज है। लोअर केस यानी कि अल्फाबेटिकल्स ए से लेकर के जेड तक की रेंज आस्की वैल्यू 97 से लेकर के 122 तक जाता है। नंबर्स यानी कि 0 से लेकर के 9 तक का अगर हम आस्की वैल्यू कहें तो ये 48 से लेकर के 57 होता है। तो 0 से लेकर के 47 तक का जो रेंज है वो स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स का होता है। फिर 58 से लेकर के 64 तक का जो रेंज है यानी कि
57 तक तो आपके नंबर्स आते हैं, तो 58 से लेकर के 64 तक का, यहां से एक पहले तक का जो नंबर है वो भी सिंबल्स के लिए यूज किया जाता है। 91 से लेकर के 96 तक के रेंज को कैरेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है, और 123 से लेकर के 255 तक का जो रेंज है वो कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल के लिए यूज किया जाता है। तो चाहे आप इनपुट डिवाइस के तौर पे कीबोर्ड यूज करें या माउस यूज करें, दोनों ही कंडीशंस में आस्की वैल्यू के बेस पर ही आपके कमांड्स सीपीयू तक पहुंचते हैं और सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करता है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो चुका होगा कि आस्की वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके इनपुट डिवाइसेस में और किस तरह के कनेक्शंस हैं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे, लेकिन जो सवाल अभी बच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल को समझे बगैर ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी यूज किए जाते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। अरे रुकिए, मैं बताने वाला हूं कि प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है। पहले प्राइमरी मेमोरी तो बता दूं सर। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का एक सेक्शन होता है जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, लेकिन एक ऐसा मेमोरी भी होता है जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता, और वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। इसको नॉन वोलाटाइल या परसिस्टेंट मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी रैम को कहा जाता है, जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, और आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। वोलाटाइल का सीधा मतलब डिक्शनरी मतलब जो है भुलक्कड़ है, भूलने वाला है। आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं, या मोबाइल से देख रहे हैं, या टैब से देख रहे हैं, या लैपटॉप से देख रहे हैं, या डेस्कटॉप से देख रहे हैं, ये आपके रैम सेक्शन में ही स्टोर हुआ है। यानी कि रैम बेसिकली इसी प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। कोई भी यूजर इंटरफेस अगर आप ओपन करते हैं तो वो रैम के अंदर ही लोड होता है, और उसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि जब ये वीडियो आप बंद करके और फिर से मोबाइल ओपन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उस पे ये वीडियो देखा भी था। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है, वो नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि ये परमानेंट होता है। इसमें डेटा तभी जाता है जब आप उसको सेव करते हैं। तो इस तरह से मेमोरी के दो मेन सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और एक ग्राफिक्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये मेमोरी के दो मेन पार्ट हैं और उसे हम पहले समझ चुके हैं। अब प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, रैम और रोम। रैम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसके भी तीन भाग दिए गए हैं। रोम जो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। अब मैं एक एक करके पहले आपको क्लियर करता हूं कि रैम का क्या काम है, और फिर रोम को क्लियर करूंगा। रैम जैसे नाम से ही जाहिर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसी भी मेमोरी एरिया को रैंडम एक्सेस करता है जब आपका किसी एप्लीकेशंस को लेकर के रिक्वेस्ट जाता है सीपीयू के पास। और सीपीयू के तीन यूनिट्स होते हैं, जिसमें सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, और एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो मेमोरी यूनिट का ड्राइवर है वो रैम को इन्फॉर्म करता है। रैम उस एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड जो मेमोरी है उसको जिस लोकेशंस पे फ्री मेमोरी मिलता है वहां वो एलोकेट कर देता है, और वहीं आपके एप्लीकेशन लोड हो जाते हैं और रन हो जाते हैं। लेकिन कई कंडीशन में जब आपके एप्लीकेशन की साइज बड़ी होती है और मेमोरी उतना नहीं होता रैम के अंदर, तो वर्चुअल मेमोरी का एक कंसेप्ट है कि हार्ड डिस्क की मेमोरी को लेकर के रैम एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है, और उसी वर्चुअल मेमोरी में आपके बाकी के जो पार्शियल इंफॉर्मेशन है या डेटा है उसको उस वर्चुअल मेमोरी में रख लेता है। इसी वजह से जब आप देखते हैं कि रैम की कैपेबिलिटी जब आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कम होता है, स्लो प्रोसेस में काम करता है। अब मैं आपको रोम के बारे में क्लियर करता हूं कि रोम बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है। ये रीड ओनली मेमोरी होता है। अब रीड ओनली मेमोरी का क्या काम है, जब हमारे पास ऑलरेडी रैम है ही जिसमें हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन रोम में सिर्फ हम पढ़ ही सकते हैं, लिख नहीं सकते, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा गया है। अब इसका क्या यूजेज है, अब आप समझने के बाद आपको लगेगा कि रोम का होना भी उतना ही जरूरी है जितना रैम का होना। मैं आपको डेस्कटॉप पे लेकर के चलता हूं, वहां आपको इसका एक रिलेटेड एग्जांपल बताता हूं कि रोम क्यों यूज किया जाता है।
मैं आपको दिस पीसी यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा है, ये माई कंप्यूटर होता है। इस पे राइट क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज करके आपको एक फीचर्स नजर आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने ये विंडोज ओपन हो गया है और इस विंडोज में मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, जो मेरा मेन पर्पस है यहाँ लेकर के आने का, कि यहाँ आपको डिवाइस स्पेसिफिकेशंस इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। यहाँ डिवाइस नेम आपको दिख रहा है, प्रोसेसर इसमें दिख रहा है कि किस कंपनी का प्रोसेसर है, उसकी स्पीड क्या है, वर्जन्स क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें दिख रहा होगा। इंस्टॉल रैम में आपको रैम की साइज यहाँ दिख रही है, डिवाइस आईडी दिख रहा है, प्रोडक्ट आईडी आपको यहां से दिख रहा है। आप इस इंफॉर्मेशन को कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और इसका रीजन ये है कि अगर चेंज करने की पॉसिबिलिटीज यूजर को दे दिया जाए तो कई लोग इसको मिसयूज कर सकते हैं। i5 को i7 और i11 बना सकते हैं, और ये सारे इंफॉर्मेशन आप रोम की मदद से देख रहे हैं। रोम के और भी बहुत सारे यूजेज हैं। जब भी आप कंप्यूटर को बूट करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर अपने सारे पेरिफेरल्स को चेक करता है। उसके लिए फंक्शंस पहले से ही लिखे गए होते हैं, और अगर वो फंक्शंस यूजर के अंडर में या कंट्रोल में दे दिया जाए तो यूजर्स उस फंक्शंस को इरेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या उसमें चेंज करके उसके रियल इंप्लीमेंटेशंस को रोक सकता है। ऐसी स्थिति में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, कंप्यूटर बार बार खराब होने लगेगा। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए रोम के अंदर ही इन सारे फंक्शंस को लिखा जाता है, जिसमें यूजर चेंज ना कर सके। डेटा हम लोड करते हैं तो यूजर इंटरफेस इसी रैम के अंदर खुलता है, और जब आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए फ्यूचर में यूजफुल है या इस इंफॉर्मेशन को हमें रखना है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। और जब आप सेव या सेव एज करते हैं तभी जाकर के आप सेकेंडरी मेमोरी तक आते हैं। इसमें रैम में आप देख रहे हैं कि रैम 3 तरह के होते हैं, डी रैम, एस रैम और एच डी रैम। डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, और एच डी रैम का मतलब साइंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। इसी तरह से रोम भी कई तरह के होते हैं, जिसमें इसके 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी और डबल ई पी रोम होता है। एम रोम में मास्ट रीड वाली मेमोरी होता है, जो चिप बेस्ड काम करता है, जिसमें प्रोग्रामिंग के द्वारा मेमोरी के साइज को कम और ज्यादा किया जा सकता है। ईपी रोम को इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड वाली मेमोरी कहते हैं। इसकी एक बड़ी कहानी है कि जब पी रोम के बाद ईपी रोम को डिजाइन किया गया, क्योंकि जब रोम डिजाइन किया जाता है तो उसके अंदर एक सिलिकॉन चिप होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशंस को राइट किया जाता है, और वो चिप बर्न कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर राइट न हो सके। इस कंडीशंस में अगर फैक्ट्री में गलत प्रोग्रामिंग किसी वजह से, चूंकि ह्यूमन नेचर है कि जब आप काम करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक्स आपसे हो जाता है, और जब मिस्टेक्स होने के बाद पकड़ में नहीं आता और वो चीजें फैक्ट्री तक पहुंच जाती है तो हजारों की संख्या में रोम जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो गलती अगर रह गई है तो सारे के सारे प्रोडक्शंस या सारे के सारे रोम जो है वो यूजलेस हो जाते हैं। तो इसी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए ईपी रोम का कंसेप्ट डेवलप किया गया कि कम से कम एक बार उस रोम को इरेज कर दिया जाए और उसको रीराइट किया जाए, और इसी तरह से फ्लैश और बाकी मेमोरीज के कंसेप्ट्स को डेवलप किया गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आप देख रहे हैं एचडीडी का मतलब यहाँ हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो जनरली आप यूज करते हैं। एसडीडी या एसएसडी का एक ही मतलब है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यूएसबी जो आप जनरली यूज करते हैं। मेमोरी के लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जैसे पेन ड्राइव आप यूज करते हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह यूज करते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव्स भी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। फ्लैश ड्राइव्स भी होता है, मेमोरी कार्ड भी यूज किया जाता है। मेमोरी कार्ड आप अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं। तो आपको आइडिया मिल चुका है कि जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं या जिस मोबाइल पे आप काम कर रहे हैं वो मोबाइल कैसे काम करता है, उसका सीपीयू कैसे काम करता है, रैम कैसे काम करता है, प्रोसेसर कैसे काम करता है, डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है तथा किस तरह के फॉर्मेट से ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि सीपीयू आज भी बाइनरी फॉर्मेट में ही काम करता है। जब से सीपीयू यानी कि कंप्यूटर आया तब से लेकर के आज तक उसके यूज करने के तरीकों में बदलाव आया, लेकिन सीपीयू जो इंफॉर्मेशन पहले लेता था
उसी तरह के इंफॉर्मेशन यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में ही इंफॉर्मेशन आज भी लेता है, और जब तक कंप्यूटर रहेगा बाइनरी फॉर्मेट में ही ये इंफॉर्मेशन लेगा। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियोस में मिले हैं, और अगर इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं और अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको एक्सेल के साथ साथ इस पे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने को मिलेंगे, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, डॉट नेट, सी शार्प और भी ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक ही जगह पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने वाली है। और जो खास बात जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मिल जाएगा कि जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमें मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और तुरंत हमारी टीम आप तक वो रिसोर्सेज पहुंचाने की कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।